सोचिए, एक ऐसा शहर है जो इतना छोटा है कि दिखाई भी नहीं देता, फिर भी वो हम सबके अंदर है। जी हाँ, आज हम उसी शहर यानी हमारे शरीर की कोशिका के अंदर की एक जबरदस्त यात्रा पर चलने वाले हैं। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हम बने किस चीज से हैं? इसका जवाब है कोशिका। ये जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल यूनिट है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लाखों करोड़ों ईंटों से एक पूरी बिल्डिंग बनती है, बिल्कुल वैसे ही अरबों कोशिकाएं मिलकर हमारा पूरा शरीर बनाती हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये छोटी छोटी ईंटें जुड़कर इतना कॉम्प्लेक्स शरीर बनाती कैसे हैं। देखिए, इसका एक पूरा प्रोसेस है। कोशिकाएं जब एक साथ आती हैं तो वो बनाती हैं ऊतक, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। फिर ये टिश्यू मिलकर बनाते हैं हमारे अंग, जैसे कि दिल, दिमाग। और आखिर में जब ये सारे अंग एक साथ काम करते हैं तो तैयार होता है हमारा पूरा शरीर। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस छुपे हुए शहर के बारे में हमें पता चला कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में कुछ खाली डिब्बे देखे और उन्हें सेल नाम दे दिया। पर वो तो मरी हुई कोशिकाएं थीं। असली गेम चेंजर थे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार एक जिंदा तैरती हुई कोशिका को देखा। और फिर स्लाइडन और श्वान आए और उन्होंने इन सभी खोजों को मिला के एक थ्योरी दी कि दुनिया की हर जिंदा चीज कोशिकाओं से बनी है। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे इस शहर के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। देखिए, हर शहर की एक बाउंड्री होती है, एक दीवार जो उसे बाहर की दुनिया से अलग करती है। कोशिका में ये काम करती है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। और ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये फैसला करती है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर भेजना है, और शहर के अंदर की हर चीज को एकदम सेफ रखती है। लेकिन यहीं पर हम इंसानों और पौधों में एक बड़ा फर्क आ जाता है। पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक और मोटी सख्त दीवार होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। इसी वजह से पेड़ इतने मजबूत होते हैं। हमारी कोशिकाओं में ये दीवार नहीं होती, और शायद इसीलिए हम इतने फ्लेक्सिबल हैं, चल फिर सकते हैं। अच्छा, अब शहर की दीवारों के अंदर आ गए हैं। यहाँ अंदर एक तरह से पिलर्स का एक जाल बिछा है, जो कोशिका को अंदर से सहारा देता है। इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर का ढांचा, जो उसे गिरने से बचाता है और उसे एक शेप देता है। ठीक है, तो शहर का ढांचा तो समझ आ गया, पर कोई भी शहर बिना बिजली और सामान की सप्लाई के चल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब सवाल ये है कि इस कोशिका शहर को एनर्जी कहाँ से मिलती है और इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है? चलिए देखते हैं। तुम मिलिए शहर के पावर हाउस से, माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, यही है वो जगह। ये छोटे छोटे जनरेटर हैं जो 24/7 काम करते हैं। ये हम जो सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाते हैं। इसी एनर्जी से पूरा शहर यानी हमारा पूरा शरीर चलता है। इसके अंदर एक कमाल का प्रोसेस चलता है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसे एक फैक्ट्री की तरह समझिए। ऑक्सीजन एक तरफ से अंदर जाती है, एक पूरा साइकिल चलता है, और दूसरी तरफ से एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स निकलते हैं जिन्हें कहते हैं एटीपी। यही वो एनर्जी है जो हमें चलने, सोचने और जिंदा रहने की ताकत देती है। और ये प्रोसेस कितना एफिशिएंट है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 38। एक साइकिल में पूरे 38 एटीपी बनते हैं, मतलब एनर्जी के 38 पैकेट्स। ये अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट है। तो एनर्जी तो बन गई, पर इसे जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाएगा कौन? ये काम करता है गोल्जी बॉडी। ये कोशिका का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ये एनर्जी को पैक करता है, उस पर एड्रेस लिखता है और उसे शरीर के उस हिस्से तक पहुंचा देता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, एनर्जी के अलावा एक शहर को और किस चीज की जरूरत होती है? पानी की। कोशिका में पानी को स्टोर करने का काम करते हैं वैक्यूल्स। ये कोशिका के वाटर टैंक है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर का लगभग 65% हिस्सा पानी ही है, और वो सब यहीं स्टोर होता है। और पानी का ये बैलेंस कितना जरूरी है ये देखिए। शरीर में सिर्फ 1% पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगने लगती है, और अगर ये कमी 10% तक पहुंच जाए तो मौत भी हो सकती है। इतना नाजुक है ये बैलेंस। तो ठीक है, शहर चल रहा है, बिजली पानी सब है, पर जब हमें कोई चोट लगती है तो वो ठीक कैसे होती है? या जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसका शरीर बढ़ता कैसे है?
मतलब ये शहर खुद को रिपेयर और एक्सपैंड कैसे करता है? इस काम के लिए जिम्मेदार है सेंट्रोसोम। ये कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन करवाता है। बायोलॉजी में डिवीजन का मतलब है एक से दो बनना। तो जब भी नई कोशिकाओं की जरूरत होती है, सेंट्रोसोम एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बना देता है। इसी प्रोसेस से हमारे घाव भरते हैं और हमारा शरीर ग्रो करता है। पर मजे की बात यह है कि शरीर के हर हिस्से में ये डिवीजन एक ही स्पीड से नहीं होता। जैसे हमारे लिवर में ये सबसे तेज होता है, इसीलिए लिवर खुद को बहुत जल्दी हील कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें जन्म के बाद डिवीजन होता ही नहीं। और हाँ, बच्चों में ये प्रोसेस बहुत एक्टिव होता है, इसीलिए उनकी चोटें बड़ों से कहीं जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो ये सब सुनकर तो यही लगता है कि सेल डिवीजन तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, है ना? लेकिन क्या ये वाकई सच है? यहीं पर कहानी में एक बहुत खतरनाक ट्विस्ट आता है। इस बैलेंस को देखिए। हमारा लिवर जो सबसे तेजी से खुद को ठीक कर सकता है, उसी में कैंसर का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। और हमारा दिमाग, जहाँ की न्यूरॉन्स में डिवीजन लगभग होता ही नहीं, वहाँ कैंसर का खतरा सबसे कम होता है। मतलब साफ है, जो प्रोसेस हमें जिंदा रखता है, हमारे घाव भरता है, वही प्रोसेस जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जी हाँ, यही अनकंट्रोल्ड और ज़रूरत से ज़्यादा सेल डिवीजन कैंसर कहलाता है। तो फिर सवाल उठता है कि ब्रेन कैंसर कैसे होता है, अगर न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते? इसका जवाब दिमाग के स्ट्रक्चर में ही है। देखिए, दिमाग का 90% हिस्सा तो न्यूरॉन्स हैं, जो डिवाइड नहीं होते। लेकिन बाकी के जो 10% हैं, वो हैं ग्लियल सेल्स, और इनमें सेंट्रोसोम होता है, मतलब ये डिवाइड कर सकती हैं। खतरा यहीं से शुरू होता है। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सिर्फ 10% सेल्स की गड़बड़ी पूरे सिस्टम को तबाह कर सकती है। जब यही 10% ग्लियल सेल्स बिना रुके बेहिसाब तरीके से डिवाइड होने लगती हैं, तो वो ब्रेन ट्यूमर बन जाती हैं। और ब्रेन ट्यूमर अपनी शुरुआती स्टेज में भी बहुत खतरनाक होता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हमारे अंदर का ये जो शहर है, जो इतना कॉम्प्लेक्स और खतरनाक भी है, आखिर ये ज्यादातर समय खुद को इतने परफेक्ट बैलेंस में रखता कैसे है? ये जीवन के उस खूबसूरत और नाजुक संतुलन पर एक सवाल है, जिसका जवाब शायद विज्ञान आज भी पूरी तरह से तलाश रहा है।